आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी डिप्रिसिएशन का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। डिप्रिसिएशन एक रेवेन्यू नेचर आइटम है। तो क्या है डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन वो पार्ट है, किसी कैपिटल नेचर का वो टुकड़ा है जो हम हर साल रेवेन्यू नेचर के रूप में एक्सपेंस शो करेंगे। कैपिटल नेचर के रूप में किसी एसेट का फुल पेमेंट, एक बड़ा सा पेमेंट करके हम एक्वायर कर लेते हैं और फिर उस एसेट का यूज थ्रू आउट द ईयर फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स होता है। अब ये जो कैपिटल नेचर एक बड़ा सा पेमेंट है, इस पेमेंट को हर साल जो यूज हो रहा है, बेनिफिट लिया जा रहा है, कैसे पार्ट करेंगे? जो भी इसका पार्ट आएगा हर साल, वो पार्ट उस साल का डिप्रिसिएशन कहलाएगा, उस एसेट का। यानी हर एसेट का डिप्रिसिएशन अपना अपना अलग अलग निकलेगा, हर साल का अलग अलग निकलेगा। तो डिप्रिसिएशन एसेट का एक पार्ट है, एसेट का एक टुकड़ा है जो उस साल के यूज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। डिप्रिसिएशन के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है। पैसा तो आप एक बार में फुल पेमेंट कर दिए, फुल पेमेंट करो या इंस्टॉलमेंट पेमेंट करो। एसेट का जो प्राइस है वो आपका पेमेंट एक होता है। डिप्रिसिएशन के लिए कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं। डिप्रिसिएशन के कारण आपका जो एसेट है उसका वैल्यू डिग्रेड हो रहा है, घट रहा है। अब व्हाट इज डिप्रिसिएशन, ये समझ में आया। अब हम लोग डिप्रिसिएशन क्यों, व्हाई डिप्रिसिएशन, द कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। देखो, डिप्रिसिएशन के बहुत सारे कॉजेज हैं, जिसमें नंबर 1 है नॉर्मल वियर एंड टीयर। आप किसी सामान को इस्तेमाल करते हो तो वो धीरे धीरे घिस जाता है, रंग उड़ जाता है, टूट फूट जाता है, स्क्रैचेस हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल वियर एंड टीयर है। कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो घिसेगा, उसमें क्षय होगा। ये जो नॉर्मल वियर एंड टीयर है, ये पहला कारण बन जाता है डिप्रिसिएशन का। कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन, पहला कॉज हो गया नॉर्मल वियर एंड टीयर। दूसरा कॉज हो गया लैप्स ऑफ टाइम। दूसरा कॉज हो गया लैप्स ऑफ टाइम। आप एक सामान खरीद लो, मान लो शोरूम से एक बाइक खरीद लिए। खरीदने के बाद उस बाइक को शोरूम के दरवाजे से गोदी में उठाकर लेकर घर आए और लाकर बिछौने पर रख दिए। चलाए नहीं, न स्टार्ट किए, न जमीन पे चला के लाए, नहीं, गोदी में उठा के ले आए और बिछौने पे रख दिए। कितने में खरीदे शोरूम में? 5 लाख में। चलो ठीक है। अब क्या 5 साल बाद अगर हम उस 5 साल नहीं 2 साल बाद उस बाइक को अगर हम तुम्हें बेचना चाहें तो क्या तुम 5 लाख में उसे लोगे शोरूम प्राइस पर, जितने पे मैंने खरीदा? नहीं, आप कहोगे सर पुराना हो गया, चलाए तो नहीं है, नॉर्मल वियर एंड टियर तो हुआ नहीं है, तो फिर क्यों? सर पुराना हो गया, शोरूम से निकला, उसका गिनती चालू हो गया। ये 2 साल पुराना हो गया, 5 लाख तो नहीं देंगे, 4 लाख लीजिएगा तो बोलिए। तो ये जो 1 लाख घट गया 2 साल में, ये भी डिप्रिसिएशन है। और ये नॉर्मल वियर एंड टियर नहीं, लैप्स ऑफ टाइम, समय गुजरता है तो भी एसेट का कीमत कम हो जाता है। एक और कारण देख लो, एक्सीडेंट। अगर आपका एसेट किसी एक्सीडेंट से इन्वॉल्व हो गया तो भी आपके एसेट का कीमत कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉजेज हैं, और भी कॉजेज हैं। जैसे जैसे आप क्लास 11 से आगे बढ़ते जाओगे आपको और भी कॉजेज मिलेंगे डिप्रिसिएशन के। तो फिलहाल नॉर्मल वियर एंड टियर, लैप्स ऑफ टाइम, एक्सीडेंट, ये सब कारण हैं एसेट का कीमत कम होने का। ये सब कारण है एसेट का कीमत कम होने का। एसेट का कीमत कम होना मतलब
डेप्रिसिएशन, इसलिए हम लोग कहेंगे ये कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन है। अब हम लोग देखेंगे ये जो डेप्रिसिएशन है ये पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं, डेप्रिसिएशन के लिए कोई कैश तो दे नहीं रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट वैल्यू पता कैसे चलेगा? सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, वैल्यू है, ये इमेजिनरी है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अंडरलाइन कर लो इन बातों को। डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो इमेजिनरी है, ये डिफर करेगा फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, फ्रॉम एसेट टू एसेट। हर एसेट पर सेम डेप्रिसिएशन नहीं होगा, सेम एसेट अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके से यूज होता है, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी अलग अलग होगा हर बिजनेस में। तो डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो इमेजिनरी है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब सर ये इमेजिनरी वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन का, ये पता कैसे चलेगा? डेप्रिसिएशन का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा और इसे हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, जिसमें आपके क्लास 11 के लिए फिलहाल इन मेथड को दो पार्ट में बांट लेंगे। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये दो तरह के मेथड्स हैं। एक है लाइफ मेथड और दूसरा है परसेंटेज मेथड। एक है लाइफ मेथड और दूसरा है परसेंटेज मेथड। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लाइफ मेथड, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज मेथड। तो बात करते हैं लाइफ मेथड के बारे में। लाइफ मेथड में जो एसेट आप खरीदे हैं वो कितने इयर्स तक यूज में रहेगा, इस्तेमाल होगा, उस पर डिपेंड करता है आपका डेप्रिसिएशन क्या होगा। एक एग्जांपल ले लो, आपने एक 5000 का मशीन खरीदा और वो 1, 2, 3, 4 और 5 साल तक इस्तेमाल होगा। आपने बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर आपने एक मशीन खरीद लिया 5000 का, और ये मशीन 1, 2, 3, 4, 5 वर्षों तक 5 इयर्स तक यूज होगा। तो आप लाइफ मेथड में सीधा सीधा आप कहेंगे 5000 का सामान डिवाइडेड बाय 5 कैसे हुआ? 5 साल चलेगा, कितने का सामान? 5000 का सामान। तो 1 साल का कितना होगा? डिवाइडेड बाय 5, 1000। यानी आपने जब खरीदा साल के शुरू में तो वो 5000 का था, साल भर यूज किया तो एंड ऑफ द ईयर उसका कीमत 1000 घट गया, और सेकेंड ईयर के लिए अब उसका कीमत हो गया 4000। आपने 4000 का सामान साल भर यूज किया तो सेकेंड ईयर के एंड में फिर 1000 घट गया, तो अब आपके लिए ये 3000 का सामान जो आपका 1 साल चला, और इस तरह से चलते चलते जब आप 5th ईयर में आएंगे तो 1000 घटने के बाद आपके लिए वैल्यू नील हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस समय आपको फिर एक बार 5000, 8000 जो भी कीमत है, जो भी मशीन ले रहे हैं, इसको रिप्लेस करना होगा इस मशीन को। ये मशीन यहां आकर खत्म हो गया, अब फिर आपको एक बड़ा पेमेंट करके एक नया मशीन लेना होगा, और फिर यहां से उसका बेनिफिट अगले 5-7 वर्षों तक चलता रहेगा, 5-7 साल तक चलता रहेगा। तो ये हो गया लाइफ मेथड का कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं।
जब आप मशीन खरीदोगे, यहां आपने 5,000 का मशीन खरीदा था, यह था कैपिटल कॉस्ट, यह था कैपिटल कॉस्ट। पहला एग्जांपल था, डायरेक्ट हमने कह दिया 5,000 का मशीन खरीदे। इतना आसान नहीं है। मशीन के कीमत में क्या क्या होता है, क्या क्या जुड़ा रहता है, जिन सब को जोड़कर हम कहेंगे दिस इज द कैपिटल कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन। मशीन का कीमत क्या है, जो कैपिटल कॉस्ट है उसे खरीदने का, वो है नंबर 1, आप मशीन को खरीदने जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपके अपने जाने आने का जो एक्सपेंस है, आपके आने जाने का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस। नंबर 2, उस मशीन का प्राइस। नंबर 3, उस मशीन को लाने का कैरेज, लाने का भाड़ा। उस मशीन को लाने से संबंधित अगर किसी तरह का कोई टैक्स है, ऑक्ट्रॉय के नाम से आता है वो टैक्स। उस मशीन को लाने के बाद आएगा पुर्जों में, छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा पैक होकर, यहां उसको अनबॉक्स करेंगे, अनपैक करेंगे और फिर उनको पुर्जों को जोड़कर पूरे मशीन को खड़ा करेंगे। और सिर्फ खड़ा नहीं करेंगे, हो सकता है उसको जमीन में, फ्लोर में जमाना पड़े, उसे टाइट करना पड़े, उसे चलाने के लिए एक सॉकेट, इलेक्ट्रिक का अप्लायंस जो चलता है सॉकेट पे, वो हेवी ड्यूटी सॉकेट लगाना पड़े, वायरिंग कराना पड़े, वो सारा जो खर्च है उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। इसका एक और नाम है इरेक्शन, खड़ा करना, इरेक्शन, इरेक्ट मतलब खड़ा, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन। इन सब नाम के जो खर्चे हैं, ये सारे खर्चों को जोड़ दो, ये सारे खर्चों को ऐड कर दो, जो टोटल आएगा दिस इज योर कैपिटल कॉस्ट। ये आपका मशीन का कीमत बन गया टोटल। और इस कैपिटल कॉस्ट अमाउंट से आप जर्नल करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीन खरीदने का जर्नल। ये जो टोटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट है, ये कैपिटल कॉस्ट आपका बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये अमाउंट। अब कॉस्ट ऑफ द मशीन के बारे में जान गए, इस कॉस्ट से जर्नल बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ में आ गया। अब ये जो टोटल कॉस्ट आपका आया, इस टोटल कॉस्ट को लेकर वहां बात करेंगे कैलकुलेशन का मेथड। डिप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातों को जान लेना है और तब उनको बैकग्राउंड में रख दीजिए ब्रेन में और चैप्टर को सॉल्व कीजिए। अब हम लोग निकालेंगे लाइफ मेथड में डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द मशीन, प्राइस ऑफ द एसेट प्लस एक्सपेंसेस प्लस कैरेज इफ एनी प्लस टैक्स इफ एनी प्लस इंस्टॉलेशन, इरेक्शन। ये हो गया टोटल कॉस्ट जो अभी अभी हम लोगों ने देखा। अब इसमें से माइनस होगा स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? 5 साल तक लोहे का बना मशीन हम इस्तेमाल किए, मशीन अंदर अंदर से घिस गया, अब मशीन अच्छा नहीं चल रहा है, मशीन अच्छा नहीं चल रहा है, 5 साल के एंड में हम उसको बेकार घोषित कर दिए। लेकिन आखिर लोहे के मशीन का, लोहे का कुछ वजन तो है, अगर उसको लोहे के वजन से भी बेचेंगे तो एक कीमत मिलेगा। जब मशीन बेकार हो गया तब भी उसका लोहे के कीमत से एक बेकार वाला वैल्यू मिलेगा और इसको हम लोग कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। जब मशीन को बेकार घोषित किए, स्क्रैप घोषित किए, तब जो वैल्यू मिल जाए वो स्क्रैप वैल्यू कहलाता है।
स्क्रैप वैल्यू के और भी नाम हैं। स्क्रैप वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू के अलावा रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, जो रह गया बच गया, रेसिडुअल वैल्यू। इसको सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, इन सब का मीनिंग सेम है। तो माइनस कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू, माइनस कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू, और फिर इसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ जो है उसका, लाइफ ईयर्स जो है, नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए। तो जो आएगा वो 1 ईयर यानी 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन आएगा। जो वैल्यू आएगा वो डिप्रिशिएशन आएगा, डिप्रिशिएशन का वैल्यू आएगा फॉर 1 ईयर। ईयर से डिवाइड हुआ तो 1 ईयर यानी 12 मंथ्स। अब अगर इस करंट ईयर में आपने 6 मंथ्स यूज किया है तो जो वैल्यू आया उस वैल्यू को इनटू जो वैल्यू आया डिप्रिशिएशन, ये तो 1 ईयर का आया, इसको 6/12 कर दीजिए तो आपको 6 मंथ्स यूज का वैल्यू मिल गया डिप्रिशिएशन। इस तरह से हम लोग डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ लाइफ मेथड। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मशीन खरीदा गया, प्राइस ऑफ द मशीन 50,000, expenses to bring the machine to the factory site rupees 10,000, installation cost rupees 15,000, scrap value let it be 20,000, life 10 years, life of the machine 10 years। अब इसका पर ईयर, एवरी ईयर डिप्रिशिएशन क्या होगा, डिप्रिशिएशन का अमाउंट क्या होगा। चलिए डिप्रिशिएशन का अमाउंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पे आ जाते हैं। डिप्रिशिएशन के फॉर्मूला पर, डिप्रिशिएशन के फॉर्मूला में आते हैं। क्या क्या लेंगे, प्राइस लेंगे 50,000 प्लस एक्सपेंस 10,000 प्लस इंस्टॉलेशन 15,000। अब है स्क्रैप वैल्यू, तो सारे खर्चे ले लिए, टोटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, डिवाइडेड बाय लाइफ 10 ईयर्स। तो 50 प्लस 10 60, 75 माइनस 20 55,000, 55,000 by 10 that is rupees 5,500 per annum, 5,500 per annum per year। देखिए 50,000, 10,000 और 15,000 टोटल 75,000 मैंने आज लगा तो दिया बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर मैंने 75,000 लगा तो दिया, लेकिन 5 साल यूज करने के बाद मुझे 20,000 तो वापस मिल जाएगा। तो 5 साल यूज करने के बाद एक्चुअली मेरा कितना पैसा कंज्यूम हुआ, खर्च हुआ, लगाया था 75, वापस मिल गया 20, यानी एक्चुअली जो नेट कंज्यूमेबल वैल्यू है ये टोटल कॉस्ट है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू माइनस करके जो आया नेट कंज्यूमेबल वैल्यू, जो एक्चुअली हमने 5 वर्षों में 10 वर्षों में कंज्यूम किया है। तो आपने लगाया 75, आपको वापस मिल गया 20, यानी 10 वर्षों में आपने खा गया, आपने मशीन का यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया 55,000।
अगर 10 वर्षों में आप 55,000 खर्च करते हैं तो एक वर्ष में, एक साल में आप कितना किए? 55,000 बाई 10 दैट इज 5,500 पर एनम, प्रति वर्ष। यह आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। यानी आप हर साल फर्स्ट ईयर 5500, सेकेंड ईयर 5500, थर्ड ईयर 5500, इस तरह से आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट लगता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन डिप्रिसिएशन का अंडर लाइफ मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर परसेंटेज मेथड, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डिप्रिसिएशन का जर्नल कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं। हैव अ स्क्रीनशॉट।